अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोगों ने देखे। बैक्टीरिया की शेप देखी हम लोगों ने, बैक्टीरियाज़ का स्ट्रक्चर देखा, बैक्टीरियाज़ के सेल वॉल कॉम्पोजिशन देखी, फिर बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन भी देखी, उसका साइज़ देखा, और अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं उसकी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बेसिस पर बैक्टीरिया किन किन टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि साइज़ की शेप की बेसिस पर वो किस किस टाइप में डिवाइड हो रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर वो लोग किन किन टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन की बेस पर कि कौन से बैक्टीरिया किस तरीके से रिस्पायर कर रहे हैं, उसकी बेस किस तरीके से ब्रीथ कर रहे हैं, किस मीडियम में ब्रीथ कर रहे हैं, उस बेसिस पर भी हम बैक्टीरियाज को डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन का सबको पता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं हम ह्यूमंस की बात करूं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और अगर मैं इसके बरक्स प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। बट रेस्पिरेशन में उनमें भी फिर उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियाज की। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ पर ये एग्जांपल देने का ह्यूमंस और प्लांट्स का सिंपली ये था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस टर्म है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग हो सकती है। प्लांट्स के लिए कुछ है, हम एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए कुछ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो मैं मेरे यहाँ पर ये एग्जांपल्स देकर क्लैरिफाई करने का मतलब ये था, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो उसका सिंपल मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, नहीं। उसका मतलब जो है वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हो सकता है। बताने का मतलब मेरा सिंपली ये था। तो हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। इसके लिए जो एक जनरल टर्म होगी वो ये होगी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सेकंड ये कि रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में बी एयरोबिक, में बी एनएरोबिक। ठीक है, अब एरोबिक और एनएरोबिक क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं बैक्टीरियाज को रेस्पिरेशन की बेसिस पर इन दो क्लास में डिवाइड किया गया है। कुछ जो हैं वो एरोबिक हैं और कुछ जो हैं वो एनएरोबिक हैं। ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक बैक्टीरियाज, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ताकि वो ज़िंदा रह सकें, सिंपली ताकि वो अपना फूड ब्रेक डाउन कर सकें। देखें, अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेशन इज़ नॉट जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैस, इट्स अबाउट प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, जनरेटिंग, प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का प्रोड्यूस होना भी रेस्पिरेशन में ही शामिल है। तो एनर्जी कैसे जनरेट होगी। अभी हम जो खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं हमारी बात करूं, हम इंसानों की बात करूं, हम खाना क्यों खा रहे हैं। हम खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। ठीक है, बेसिक सा मकसद खाना खाने का यही है कि एनर्जी मिले। कोई खाना खाए बगैर, अगर किसी ने एक टाइम का खाना नहीं खाया या अगर किसी ने 2 दिन खाना नहीं खाया तो वो मर नहीं जाएगा, वो कमज़ोर होगा, आहिस्ता 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 कमज़ोर होगा। जब उसकी कमज़ोरी बढ़ती जाएगी, अगर वो काफ़ी दिनों तक के खाना नहीं खाएगा, फिर एक वक्त आएगा कि वो मर जाएगा, लेकिन एनर्जी के ख़त्म होने की वजह से मरेगा। 1-2 टाइम का खाना छोड़ने से, 1-2 दिन का खाना छोड़ने से कोई भी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि खाना ना खाने से एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होगी होगी होगी, एक वक्त आएगा जब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तब उस इंसान की डेथ होगी। क्यों? क्योंकि उससे उसके पास एनर्जी ख़त्म हो गई। उसकी बॉडी ने अपनी स्टोर्ड एनर्जी को, अपने स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज़ किया 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 किया, लेकिन एक वक्त आया कि उसका स्टोर्ड फूड, उसकी स्टोर्ड एनर्जी भी ख़त्म हो गई, तब उस इंसान की डेथ हुई। तो खाना खाने का हमारा असल जो मकसद है, असल जो नीड है, असल जो ज़रूरत है वो यही है कि खाना खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारी बॉडी के हर प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। इवन हमें सांस लेने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है।
कोई काम करना तो दूर की बात है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कोई काम करूँ तो मुझे उसी के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कुछ घर का काम कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ फिर रही हूँ, मुझे सिर्फ उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं एक जगह पर बैठे बैठे लेटे लेटे सांस भी ले रही हूँ तो मेरी बॉडी को उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरीके से हर स्पीशी के साथ है। हर स्पीशी को अपनी एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत है? हर स्पीशी को सबसे पहले अपने तमाम प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑब्वियसली एनर्जी के लिए उसे फूड की ज़रूरत है। तो रेस्पिरेशन इज़ इनडायरेक्टली बिलोंग टू या डिपेंड्स ऑन फूड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेशन की बेसिस पर जो एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे, उन्हें एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होगी? ताकि उन्होंने जो खाना खाया है वो उसे ब्रेक डाउन कर सकें। अब जो खाना ब्रेक डाउन होगा, हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होती है? डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है और जो यूज़फुल मटेरियल होता है वो बॉडी में स्टोर होता है। और वो बॉडी में स्टोर जो है ब्रेक्ड फॉर्म में होता है, ब्रोकन फॉर्म में स्टोर होता है, वो उस फॉर्म में स्टोर होता है जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। और जब कोई सब्सटेंस, कोई फूड पार्टिकल हमारी बॉडी में जाकर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट होता है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो जब जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इनके फूड के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर मैं इस बात को सिंप्लीफाई करूं तो इनकी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए या इनकी रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन का मतलब रेस्पिरेशन, इनकी रेस्पिरेशन के लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए ये कहलाएंगे एरोबिक बैक्टीरियाज। जिन बैक्टीरियाज को रेस्पिरेशन के लिए, फूड के ब्रेक डाउन के लिए, यानी कि एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो कहलाएंगे एरोबिक बैक्टीरिया। उनके एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। सेकेंड है जो एनारोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन फूड विदाउट ऑक्सीजन। इन्हें अगर ऑक्सीजन ना भी मिले तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये जिंदा रह सकते हैं, अपने फूड को ब्रेक कर सकते हैं, उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इनके रेस्पिरेशन कंप्लीट हो सकती है। इसलिए ये आते हैं इन द क्लास एनारोबिक बैक्टीरियाज और इनके एग्जाम्पल हैं स्पायरोकीट्स। फिर उसके बाद हमारे पास इनकी मज़ीद टाइप्स हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं भाई? फैकल्टेटिव जैसे इस वर्ड से याद रख लें, फैसिलिटी। ठीक है, जब इन्हें जो सहूलत मिली ये उसमें खुश हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना घर में कि बस हमें यही खाना है और हमें ये नहीं खाना, या किसी को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो नहीं खा सकता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ मिले तो भी ठीक है, कुछ ना मिले तो भी ठीक है, जो मिल जाए वो हर हाल में खुश होते हैं। बिल्कुल फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की कंडीशन वही है। हर सहूलत में, हर फैसिलिटी में इन्हें जो मिल जाए ये उसमें खुश हैं, इनका काम उसमें चल सकता है। ठीक है, तो ये वो हैं जो आराम से ग्रो कर सकते हैं। ऑब्वियसली ग्रो करने का मतलब ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी, रेस्पिरेशन का मतलब फूड का ब्रेकडाउन मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन मतलब एनर्जी किस लिए हेल्प करेगी? एनर्जी ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो ग्रोथ का मतलब इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है वो ग्रो आराम से कर सकते हैं आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या चाहे ऑक्सीजन एब्सेंट हो, इन्हें कोई मसला नहीं है, हर हाल में खुश हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं ई कोलाई। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि एस्केरिकिया कोलाई करके नाम आया था ई कोलाई बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द, क्यों? क्योंकि रीज़न मेन यही है कि ये, एक रीज़न हम लोगों ने और पढ़ा था कि ये जो है मोस्ट रेजिस्टेंट होते हैं ड्रग्स से। ठीक है, जो भी हम इनके ख़िलाफ़ दवाइयाँ देते हैं ये उनसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। उन दवाइयों को ये आराम से अपने ख़िलाफ़ कर लेते हैं, उन दवाइयों का अपने ऊपर असर नहीं होने देते। एक रीज़न ये भी था। और दूसरा सबसे मेन रीज़न ये है कि भाई ये हर हाल में सर्वाइव कर सकते हैं, हर हाल में। चाहे इन्हें ऑक्सीजन मिले तब भी सर्वाइव करेंगे, चाहे इन्हें ऑक्सीजन ना मिले तब भी सर्वाइव करेंगे। जब ये हर हाल में खुश हैं, हर हाल में सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर तो इनकी डेथ के
मरने के, इनके ख़त्म होने के चांसेस भी और ज़्यादा कम है। इसलिए ये जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया नीड अ लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की तो इन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन लो कंसनट्रेशन में। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो वो इनके लिए नुकसानदेह होगी, ठीक है। या आप लोग इसे इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल जाएगी तब भी इनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कैम्फाइलोबैक्टर। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया भी ख़त्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यहाँ तक के कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।